Of class 12th. This is your physics teacher, and today we are continuing our next lecture. And in the previous lecture, as we discussed about the numericals, we discussed some numericals, and in this lecture we also discussing about some numericals. यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कुछ numericals आज discuss करेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 से. आपका चैप्टर नंबर 4 है दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इससे हम जो है हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं. तो सबसे पहले हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. तो आज भी हम जो है कुछ जो है प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ अ चार्ज ऑफ 3 कूलम इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ v इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड of vector of b is equal to 4i cap plus 3j cap Weber per meter square. Find the force acting on the text charge. Right? So dear students, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, और क्लास 11th में मैंने आपको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन समझाया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, और उससे रिजल्ट्स क्या क्या निकलते हैं, ये हमने जो है क्लास 11th में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. अगर आपको इतनी चीज़ें पता हैं तो आप आसानी से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. तो सबसे पहले इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन वैल्यूज़ को हम नोट कर लेते हैं. तो सबसे पहले दिया हुआ है कि चार्ज, एक जो चार्ज है वो 3 कूलम का चार्ज है, इज़ मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ऑफ v आपको दिया हुआ है, दिस विल बी दैट इज़ 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आई जे कैप आप जानते हैं, इसे हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं. राइट, दीज आर नोन एज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. अगर आपके पास इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो इसका जो डायरेक्शन बताएगा वो आई कैप, जे कैप एंड के कैप. दीज आर नोन एज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. राइट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड नाउ हियर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप Weber per meter square. Okay, so this is the values which are given and we have to find the force acting in this situation. इस सिचुएशन में आपको फोर्स निकालना है. तो इसमें तो कोई डायरेक्शन जो है नहीं दी हुई है, तो हम यहाँ पर ये जो आई जे के कैप होते हैं या यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. तो अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि जब भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मूविंग चार्ज को हम प्लेस करते हैं तो वो कुछ फोर्सेस क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, और वो जो फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है हम कुछ इस तरह से करते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. राइट, ये एक्सप्रेशन था. और अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, F वेक्टर, क्योंकि ये वैल्यूज़ वेक्टर फॉर्म में दी हुई हैं तो इसे वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे. तो F इज इक्वल टू दैट इज़ क्यू वी क्रॉस बी. राइट, इसका मतलब क्या है, हमें वी क्रॉस बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है. सो डियर स्टूडेंट, क्यू की वैल्यू आपको 3 कूलम दी हुई है, रख दिया आपने. वी क्रॉस बी, अब यहाँ पे वी की जो वैल्यू है वो है आपके पास 4i प्लस 3j, एंड क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो भी इतनी ही दी हुई है, दैट इज़ 4i इंटू 3j, 4i प्लस 3j. अब आप देख रहे हैं ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ये जो मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. तो यहाँ से भी इसका आंसर आप बता सकते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में काम करते हैं तो वहाँ पे उसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं या उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे साइन देखो, v और क्रॉस, v और b जो है ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब इसमें भी 4i प्लस मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन सेम है तो वो वैल्यू 0 हो जाती है. तो आप देख रहे हो 4i प्लस 3j और यहाँ पे 4i प्लस 3j, तो इसमें भी i है और इसमें भी i है. तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप निकालते हो तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. मतलब v और b का जो मैग्नीट्यूड है और उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में काम कर रही है. सो दिस इज़ वाई दिस वैल्यू बिकम 0. सो 3 into 0 and this will be 0. So net force acting in this situation will be 0. इस सिचुएशन में जो फोर्स काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, 0 होगा. आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे. ये हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. डिटर्मिनेंट में हम जो है डिटर्मिनेंट की हेल्प से जो है हम a क्रॉस b फाइंड कर सकते हैं. उसके लिए मैं एक मेथड बता दे रहा हूँ. अगर आपके पास कोई क्वान्टिटी है a क्रॉस b निकालना है आपको, तो डिटर्मिनेंट लिखते हैं i j k, और इसके नीचे इसके जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड जो है ax है, ay है और az है, और इसी तरीके से ay ax ay az, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं
ए एक्स डैश, ए वाई डैश और ए जेड डैश, और इसके बाद आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, डिटरमिनेंट आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरह से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अगर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आई क्रॉस जे है तो ये किसके बराबर हो जाता है, के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर आप आई क्रॉस आई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आप देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो वी गेट द रिजल्ट एंड ज़ीरो। सो नेट फोर्स एक्टिंग इन दिस सिचुएशन इज ज़ीरो। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है 2015 में क्वेश्चन आ भी चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड एट अ राइट एंगल, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, to the magnetic field of 0.19 Gauss. Calculate the radius of a circular path described by electron if E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and Me is equal to, that is mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, right? So ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको मैंने क्लास में बताया है, ये मैंने डिस्कस भी करा है कि जब आप किसी भी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 एंगल पे प्लेस करते हैं तो वो मूविंग चार्ज क्या करने लगता है, सर्कुलर मोशन करने लगता है। और जब आप उसे किसी अदर देन 90 एंगल के साथ प्लेस करते हैं तो वो हेलिकल मोशन करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जो है आपका इट इज़ बेस्ड ऑन दैट इज़ द सर्कुलर मोशन, और उस सर्कुलर मोशन में आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है, इसकी रेडियस क्या होगी। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को या मूविंग इलेक्ट्रॉन को या मूविंग चार्ज को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, जिसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि उस पर फोर्स किस तरफ लगेगा। और ये जो रिक्वायर्ड फोर्स होता है या जो ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये इस मोशन में किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से ये चार्ज आपका सर्कुलर मोशन करने लगता है। सो लेट वी स्टार्ट दैट। सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज जो है क्वेश्चन में उसको हम नोट कर लेते हैं। तो दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, या वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज, दिस इज 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू दी हुई है। एट अ राइट एंगल, दैट्स मीन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 0.19 गॉस, ठीक है। आप जानते हैं गॉस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जब इसे आप टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power minus 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 19 into 10 to the power minus 4 टेस्ला, ठीक है। तो ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ओके। नाउ कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय द इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब आपको रेडियस फाइंड करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो 1.6 into 10 to the power minus 19 है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है वो है आपका 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। तो ये वैल्यूज़ जो हैं आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, और इसके बेसिस पे आपको ये डिस्क्राइब करना है कि अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से, और इसमें किसी एक मूविंग चार्ज को आप प्लेस करते हैं, मान लीजिए कोई चार्ज है उसके पास वेलोसिटी v है, तो हम देखते हैं कि ये सर्कुलर मोशन करने लगता है। तो अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो इसकी रेडियस होगी। अब ये सर्कुलर मोशन क्यों करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये सो क्या करेगा, एक रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू दैट इज qvb sin थीटा, राइट। ये रिलेशन है। तो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फोर्स ये qvb sin थीटा आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और यहाँ पे mv²/r जो है वो सेंटीपिटल फोर्स हो गया, और यहाँ से आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे साइन 90 रखोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ से v कैंसिल, एक पावर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से फिर आ जाएगा आपके पास mv/r एंड दिस विल बी qb, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, सो दिस विल बी qb दिस विल बी mv/qb, ठीक है। अब आपके पास m की वैल्यू भी दी हुई है, आपके पास v की वैल्यू भी दी हुई है, आपके पास q की वैल्यू भी है, और आपके पास b की वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दें और आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यूज़ को हम कैसे रखेंगे तो यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखिए r, रेडियस r इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, 9.1 into 10 to the power minus 31। v की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी
10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपॉन Q की वैल्यू कितनी है, दिस विल बी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 एंड मल्टीप्लाइड बाई B इज द 0.19 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -4, राइट। और जब इसे आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस विल बी 0.299 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकली क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन जो है IIT में क्वेश्चन ये आ चुका है और ये बोर्ड में भी एक बार पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। हॉरिजॉन्टल वायर ऑफ 0.1, तो L की वैल्यू जो दी हुई है वो 0.1 मीटर दी हुई है, राइट। कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो I की वैल्यू, करंट की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर, राइट। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इसकी डायरेक्शन भी क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। विच कैन बी वेट ऑफ द वायर, एज्यूम which magnetic field which can weight of the wire, assume wire to be mass of the 3 into 2, तो ये मास पर यूनिट लेंथ जो दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ जो दिया हुआ है वो है 3 इंटू 10 टू पावर -3 kg, दिस विल बी मीटर, मतलब कि मीटर पर यूनिट मीटर लेंथ में कितना मास है, 3 इंटू 10 टू पावर -3 kg मास है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ये पूछ रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है अगर इसके वेट के बराबर हो जाए, मतलब एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जो उसके वेट को क्या कर ले, बराबर कर ले, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो हो किसके बराबर हो जाए, वो जो है आपका वेट के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पूरे वायर का वेट फाइंड करना है, ठीक है। तो वेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेट फाइंड करने के लिए हमको पता है वेट ऑफ द वायर, वेट ऑफ द वायर दिस विल बी mg, है ना। अब मुझे मास निकालना है, टोटल लेंथ कितनी है 0.1 और यूनिट लेंथ का मास कितना है 3 इंटू 10 टू पावर -3, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि यूनिट लेंथ का मास इतना है तो टोटल लेंथ का कितना होगा। तो हमने टोटल लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल लेंथ का क्या पता चल गया, मास पता चल गया। इसमें आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वेट पता चल जाएगा। तो यहाँ से वेट आपको जो वैल्यू यहाँ से मिलती है, आपको वेट की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से, दिस विल बी 2.94 इंटू 10 टू पावर -3, दैट इज़ 2.94 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन। तो ये आपका वेट हो गया, राइट। अब कह रहा है कि कितना रिक्वायर्ड जो है हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको प्रोवाइड करें कि जो पूरा का पूरा वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाए, हैंग हो जाए। दैट्स मीन इसका जो टोटल वेट है ये इसके मैग्नेटिक फोर्स के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमें दूसरे केस में क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू दैट इज ILB साइन थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ILB, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो F इज इक्वल टू ILB, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो दिस विल बी F, तो कितना फोर्स लग रहा है F, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू आपने 5 एम्पियर निकाल रखी है, L की वैल्यू कितनी है 0.1, राइट। और यहाँ से आपका B, क्योंकि V की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आपने इसको बराबर किया तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.5 B, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया और यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ILB जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर यहाँ पे m लिख लें सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ I, वी पुट द वैल्यू ऑफ L एंड दिस इज द B की वैल्यू हमें नहीं पता तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी दिस विल बी 0.5 B, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो इसका वेट है ये इसके मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए, मतलब उस पूरे वायर को क्या कर ले, मैग्नेटिक फील्ड हैंग कर ले। तो इस सिचुएशन में हमें इन दोनों को बराबर करना होगा, दैट्स मीन 0.5 B विल बी इक्वल टू 2.94 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3। तो यहाँ से B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2.94 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन दिस विल बी 0.5, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.88, दिस विल बी 5.88
मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ टेस्ला। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वायर है तो ये वायर इस तरह से, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं। तो आपने लेफ्ट हैंड लिया, इस तरह से इंसर्कल किया, तो इस तरह से जो है बन जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप फाइंड करोगे तो दिस इज इस तरह से, यहाँ पे फाइंड करेंगे तो इस तरह से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम लीव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो एम्पियर्स रूल पे बेस्ड है। जो हम लोगों ने कल जो है एम्पियर्स रूल को डिफ़ाइन किया था और वहाँ से हमने एम्पियर्स के जो है फॉर्मूले को डिफ़ाइन किया था कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास 2 पैरेलल वायर्स हैं और उसमें जो है अगर उन दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर का है और उनके पर यूनिट लेंथ है, उनका जो पर यूनिट लेंथ है वो एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उन वायर्स में फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी? दिस विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 1 और 2 मार्क्स में आएगा। कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर ड्यू टू अ पैरेलल वायर कैरिंग अ 6 एम्पियर। मतलब 2 वायर हैं, एक में 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, दूसरे में 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, राइट। और जो कि 3 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे है। तो देखिए आपके पास 2 वायर हैं और इनकी लेंथ नहीं है, तो ये इनफाइनाइट वायर है और इसमें कुछ करंट, इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है और इसमें जो है I2 करंट फ्लो हो रही है और एक दूसरे से जो वो 3 सेंटीमीटर पे क्या है, सेपरेटेड है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो कल हमने ये डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर में कि फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी μ0/4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है हमने पिछले वाले लेक्चर में डिराइव किया था और यहाँ से हम जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए और ये सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। तो I1 की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? 4 एम्पियर, राइट। और I2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 6 एम्पियर। और R की वैल्यू जो है वो कितनी है बेटा? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ रख दो। तो μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ डायरेक्टली रखते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई I1 की वैल्यू कितनी है? 4 मल्टीप्लाइड बाई I2 की वैल्यू कितनी है? 6 अपॉन, राइट। और R की वैल्यू अभी हमने कन्वर्ट किया मीटर में से, 3 × 10⁻² मीटर। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको जो मिलेगा, दिस विल बी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1.6 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज टू इजी। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं और जब से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे तब से इस तरह के क्वेश्चन और बढ़ गए हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, आपको वैल्यू रख करके कैलकुलेट करनी होती है। ये तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, अभी तक जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं उनके सारे न्यूमेरिकल्स हमने देख लिए हैं और अगले लेक्चर में हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और उसमें हम और अच्छे से बहुत सारी बातें करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम अलग से करेंगे। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारा जो ये छोटा सा प्रयास है वो आपके लिए काफ़ी सार्थक हो रहा होगा। आप हमारा सहयोग करेंगे और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे। सो इसी के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।